नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तो वहीं बड़ी खबर सामने आ रही है जहां धामी सरकार का विकास योजनाओं पर जोर। विकास कार्यों को मिली 75 करोड़ की मंजूरी। सड़क, अस्पताल और पार्क निर्माण को मिली स्वीकृति। जहां चार धाम और पर्यटन स्थलों पर लगेगा एआई सुरक्षा सिस्टम। जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी की सरकार देवभूमि उत्तराखंड की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को संवारने के लिए कई योजनाएं चला रही है। 2026-27 के बजट में हरिद्वार के कुंभ के लिए 1000 करोड़ रुपए और हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर के लिए करीब 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा नंदा देवी राज्यात यात्रा, सरयू रिवर फ्रंट और संस्कृत पाठशालाओं के लिए भी बजट रखा गया है। सरकार का उद्देश्य उत्तराखंड को धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन का बड़ा केंद्र बनाना है, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। तो वहीं आपको बताते चले बड़ी खबर सामने आ रही है जहां लगातार सरकार कार्य कर रही है। धामी सरकार का विकास योजनाओं पर लगातार जोर बना हुआ है। विकास कार्यों को मिली 75 करोड़ की नई मंजूरी। वहीं सड़क और अस्पताल और पार्क निर्माण को भी स्वीकृति दी गई। चारधाम और पर्यटन स्थलों पर लगेगा एआई सुरक्षा सिस्टम। तो वहीं आपको बताते चले सड़क, अस्पताल और पार्क निर्माण को मिली स्वीकृति। चारधाम और पर्यटन स्थलों पर लगेगा एआई सुरक्षा सिस्टम। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी की सरकार देवभूमि उत्तराखंड की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को संवारने के लिए लगातार कई योजनाएं चला रही है। वहीं 2026-27 के बजट में हरिद्वार कुंभ के लिए 1000 करोड़ रुपए और हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर के लिए, तो वहीं आपको बताते चले करीब इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, मैं जानना चाहूंगी, विकास योजनाओं के लिए 75 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। यह राशि किन किन जिलों में और परियोजनाओं पर खर्च की जाएंगी? कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड के विकास को लेकर के मुख्यमंत्री समय समय पर वित्तीय स्वीकृतियां देते रहते हैं। तो अभी भी जो है ये वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है और जो 75.30 करोड़ वित्तीय स्वीकृति मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जारी की है। इसमें एमसीएसपी के अंतर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा पौड़ी के विकासखंड पाबो में बेड़ा मार्ग के किलोमीटर 1 से 5 तक सुदृढ़ीकरण और डामरीकरण का कार्य है। इसके अलावा जनपद हरिद्वार के राजकीय उप जिला चिकित्सालय रुड़की में विद्युत रिवाइंडिंग कार्य के लिए 3.93 करोड़ और इसके साथ साथ देहरादून के मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत न्यू कैंट मार्ग है, उसके लिए भी 1.65 करोड़ जो सालावाला पुल से विजय कॉलोनी पुल तक का मार्ग बनना है जी। उसके लिए भी 1.625 करोड़ और इसके साथ साथ जो स्वीकृति है वो कहीं ना कहीं नदी के दाएं तटबंध पर बाढ़ सुरक्षा कार्य के लिए 15.69 करोड़ की योजना जो है स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा ऋषिकेश के क्षेत्र के लिगेसी वेस्ट निस्तारण के लिए 6.79 करोड़ और इसके अलावा पिथौरागढ़ के देवभूमि रजत पार्क निर्माण के लिए 9.8 और इसके अलावा जन्नतपुर में मीडिया सेंटर और गेस्ट हाउस के साथ साथ कम्युनिटी हॉल का निर्माण होना है, उसके लिए भी 14.24 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। प्रथम किस्त 1 करोड़ अनुमुक्त किए जा चुके हैं और उसके अनुमोदन मुख्यमंत्री जी कर चुके हैं। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी, सड़कों, अस्पताल और पार्क निर्माण के लिए स्वीकृति मिली है। इन परियोजनाओं को पूरा करने की समय सीमा क्या तय की गई है? बिल्कुल, जब भी ये पैसा जारी होता है तो कहीं ना कहीं जो टेंडर जो है निकलते हैं उनके कार्यों के, और उसमें साफ साफ समय लिखा रहता है कि 2 माह में, 1 साल में अलग अलग कार्य की अलग अलग समय सीमा है और गुणवत्ता के साथ तमाम जो नियम कानून होते हैं टेंडर के माध्यम से ई टेंडर, ऑनलाइन टेंडर होते हैं और जो संबंधित जो एजेंसियां होती हैं, विभाग होते हैं, जो भी निर्माण एजेंसियां हैं या ठेकेदार हैं, उनको जो है बॉन्ड किया जाता है बाकायदा। अगर कोई निर्माण सही नहीं होता है तो उनको ब्लैकलिस्ट भी किया जाता है। जी
आशीष, क्या इन विकास कार्यों से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे? बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो तमाम विकास कार्य होते हैं उसमें समय समय पर कहीं ना कहीं जो सड़क बननी हो, कहीं हॉल बनना हो, उनसे जनता की सुविधा ही कहीं बनती है। और जी जी चाहे स्कूल बनना हो, हॉस्पिटल बनना हो, इस कहीं ना कहीं जो विकास कार्य है उत्तराखंड के ये समय समय पर मुख्यमंत्री जो है ऐसी जो स्थितियां हैं वो करते रहते हैं। जी। आशीष, क्या चारधाम और प्रमुख पर्यटन स्थलों पर एआई आधारित सुरक्षा सिस्टम लगाने की योजना कितनी जल्द लागू होगी? बिल्कुल, ये भी प्लान में है सरकार के। और इसको जी खर्च है अगले साल उत्तराखंड में किया उन्होंने जी आशीष, ज्यादा आपका बहुत कार्यों बहुत की धन्यवाद इस स्वीकृति। खबर पर तमाम जानकारी के लिए। तो वही बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां धामी सरकार का खेल सुविधाओं के विस्तार पर जोर। उत्तराखंड के हर ब्लॉक में बनेंगे नए मिनी स्टेडियम। राष्ट्रीय खेलों के बाद खेल ढांचे को मिलेगा बढ़ावा। बजट में हर ब्लॉक के लिए मिनी स्टेडियम योजना। जो आपको बताते चले, उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल के सफल आयोजन के बाद अब सरकार खेल सुविधाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में बताया कि 2026-27 के बजट में हर ब्लॉक में मिनी स्टेडियम बनाने का प्रावधान किया गया है। खेल मंत्री रेखा आर्या के अनुसार एक मिनी स्टेडियम के लिए लगभग 1.18 एकड़ जमीन और करीब 1 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत तय की गई है। इससे प्रदेश के खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएं मिलेंगी। तो वहीं आपको बताते चले, धामी सरकार का खेलों पर जोर। हर ब्लॉक में बनेंगे अब मिनी स्टेडियम। विधानसभा में बोले सीएम धामी, जहां खिलाड़ियों को मिलेंगी अब बेहतर सुविधाएं। तो वहीं आपको बताते चले, उत्तराखंड में अब खेलों पर जोर देती नजर आ रही है सरकार। साथ ही खेल सुविधाओं को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। धामी सरकार खेल सुविधाओं के विस्तार पर अब जोर देती नजर आ रही है। उत्तराखंड के हर ब्लॉक में बनेंगे नए मिनी स्टेडियम। राष्ट्रीय खेलों के बाद खेल ढांचे को मिलेगा बढ़ावा। वहीं बजट में हर ब्लॉक के लिए मिनी स्टेडियम योजना तैयार की गई। उत्तराखंड के 38वें राष्ट्रीय खेल के सफल आयोजन के बाद अब सरकार खेल सुविधाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने की तैयारी कर रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में बताया कि 2026-27 के बजट में हर ब्लॉक में मिनी स्टेडियम बनाने का प्रावधान किया गया है। खेल मंत्री रेखा आर्या के अनुसार एक मिनी स्टेडियम के लिए लगभग 1.18 एकड़ जमीन और करीब 1 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत तय की गई है। इससे प्रदेश के खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएं मिल सकेंगी। तो वहीं आपको बताते चले, धामी सरकार खेल सुविधाओं के विस्तार पर जोर, जहां इस दौरान उत्तराखंड के हर ब्लॉक में बनेंगे नए मिनी स्टेडियम। साथ ही राष्ट्रीय खेलों के बाद खेल ढांचे को अब बढ़ावा मिलेगा। बजट में हर ब्लॉक के लिए मिनी स्टेडियम योजना तैयार की जाएगी। तो वहीं आपको बताते चले, तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुबह की सैर के दौरान पूर्व ग्राम प्रधान चंद्र सिंह के निवास पर चाय का आनंद लिया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत की और उनकी समस्याओं तथा अलग अलग सरकारी योजनाओं पर फीडबैक भी लिया। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से उनकी जरूरतों और योजनाओं के प्रभाव के बारे में विस्तार से जानकारियां ली। इस अवसर पर स्थानीय प्रशासन भी उपस्थित रहा और उन्होंने कार्यक्रम को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित बनाने पर ध्यान रखा। धामी ने नागरिकों से अपील की कि वे सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं और प्रशासन को सुझाव देने में भी सहयोग करें। तो वहीं आपको बता दें, सीएम धामी ने चाय का लिया आनंद। इस दौरान सीएम ने ग्रामीणों से बातचीत भी की और साथ ही उनका हालचाल जाना। योजनाओं पर जनता से फीडबैक भी लेते नजर आए। तो वहीं उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक कलाकार दीवान कनवाल के निधन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरा शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दीवान कनवाल के उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति और लोक संगीत को नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके निधन को प्रदेश की सांस्कृतिक दुनिया के लिए अपूर्णीय क्षति बताते हुए मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। साथ ही शोक संतप्त परिजनों और उनके आपको बता दें प्रशंसकों को ये दुख सहने की शक्ति देने की कामना भी की ईश्वर से।
तो वहीं उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भरारी सैंड में बने विधानसभा भवन को लेकर विवाद शुरू हो गया है। करीब 106 करोड़ रुपए की लागत से बने इस सुंदर भवन के सामने हाल ही में एक नया स्ट्रक्चर बना दिया गया है। कई विधायकों का कहना है कि ये ढांचा विधानसभा की भव्यता और आसपास की प्राकृतिक सुंदरता को ढक रहा है। विधानसभा सत्र के दौरान विनोद चमोली और काजी निजामुद्दीन सहित कई नेताओं ने इसका विरोध किया और इस स्ट्रक्चर को हटाने की मांग भी उठाई। तो वहीं आपको बता दें, विधानसभा भवन की सुंदरता पर सवाल जो है, एक नए स्ट्रक्चर पर विधायकों की नाराजगी देखने को मिली। 106 करोड़ की लागत से तैयार हुआ यह भवन, जहां नए स्ट्रक्चर को हटाने की मांग भी उठती नजर आ रही है। इस भवन को जो डिजाइन है उसे खराब कर दिया स्टील सेट है, किस तरह से इसको हटाने की मांग करेंगे सर? देखिए, बहुत ही सुंदर भवन हमारा ये बना है और देखने लायक रमणीक स्थान पर भी है और पूरे चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो अपने में एक बहुत ही सुंदर दृश्य देखने में आता है। इसका अलौकिक छटा जो है वो लोगों को यहाँ आकर्षित करती है इसके प्रति। लेकिन जब हम आए तो आगे जिस तरह से ये पोर्च का जो स्ट्रक्चर बना है, मुझे लगता है इसके कारण इसका जो एलिवेशन है, जो फ्रंट एलिवेशन है, वो ढक गया है, तो वो चीज दिख नहीं रही है। तो मैं समझता हूँ क्योंकि अब आप लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे चर्चा आगे बढ़ेगी और देखते इसका क्या समाधान निकल सकता है। जो मूल स्वरूप को बिगाड़ना इस सरकार ने अपनी कोई एक खूबी समझ ली है। और आप अगर 3 मूर्ति भवन दिल्ली जाएं तो कोई भी सरकार किसी भी हेरिटेज जगह को छेड़ती नहीं, लेकिन इन्होंने उसको भी, उसके गेट को भी खराब कर दिया। तो ये तो पहले विधानसभा अभी बनी थी, लेकिन जो इसका बनाने वाले ने आर्किटेक्ट इसका रहा होगा और इसका आर्किटेक्चर और इसका डिज़ाइन था, उसकी खूबसूरती बिना इस पोर्च के थी। इन्होंने इस पोर्च को बनाया है, कुछ सोच के बनाया होगा, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करता, लेकिन इतना कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं कि ये पोर्च अब बना है, इससे इसकी खूबसूरती, इसके लुक, इसके फसाड की ब्यूटी में कमी आई है। तो वहीं उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। प्रश्नकाल में विधायक कई विभागों से जुड़े सवाल पूछे गए और विपक्ष सरकार से जवाब भी मांगता रहा। सदन में कई विधेयकों पर चर्चा और आपको बता दें पारितीकरण हुए। राज्य के विकास और जनहित से जुड़े मुद्दों पर भी विचार विमर्श हुआ। वहीं आपको बता दें कि 11 और 12 मार्च को बजट पर चर्चाएं जारी रहेंगी, जबकि अन्य विधायी कामकाज भी पूरे किए जाएंगे। कार्यमंत्रणा बैठक में अगले 2 दिन के एजेंडे का निर्धारण भी हुआ है। सोमेश्वर या विधानसभा अन्य के नाम से कोई सूचनाओं का संकलन नहीं होता है। मैं जनपद उत्तरकाशी के संदर्भ में सब कुछ बता सकती हूँ, लेकिन यमुनोत्री विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में जो आपने बोला है कि 2 साल में मात्र इतने ही प्रस्ताव, माननीय अध्यक्ष जी, कि यमुनोत्री विधानसभा के क्षेत्र से लगभग 26 महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़े जाने की कार्यवाही गतिमान है। जी आदरणीय अध्यक्ष जी, कि यमुनोत्री विधानसभा के अंतर्गत माननीय सदस्य जी ने जैसे पूछना चाहा था, तो जो जानकारी मिली थी कि नौगांव और चिलियानी सैंड के कतिपय क्षेत्र सम्मिलित आते हैं यमुनोत्री विधानसभा के अंतर्गत, जिसमें हमारे विकासखंड नौगांव और चिलियानी सैंड, यहाँ पर जो विज्ञप्ति के माध्यम से जो हमें प्रस्ताव एकल महिला के या मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका के जो प्राप्त हुए थे, वो नौगांव से प्राप्त हुए थे और चिलियानी सैंड से 21 प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए थे। और संबंधित का जो है वो कमेटी के स्तर पर भी परीक्षण चल रहा है, तो जैसे ही परीक्षण पूर्ण होगा तो निश्चित रूप से स्वरोजगार से जोड़ा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो प्रक्रिया चल रही है, इसकी भी कोई समय सीमा? 2 साल तो बहुत लंबा समय होता है। माननीय अध्यक्ष जी, कई बार बजट की उपलब्धता के कारण भी देरी हो जाती है, लेकिन जैसे आपने कहा है निश्चित रूप से उस पर गंभीरता से काम किया जाएगा। प्रश्न संख्या 11 माननीय सदस्य श्री शक्तिलाल शाह जी। जी हाँ, जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र घनसाली में नंदा गौरा योजना के अंतर्गत विगत वर्षों में कुल 42 मान्य मंत्री जी, मान्य अध्यक्ष, मैं सिर्फ मान्य मंत्री जी से एक विषय पे जानकारी लेना चाहता हूँ कि जो लाभार्थी नंदा गौरा योजना के अंतर्गत 24, 25, 26 को छूट गए थे,
क्या उन लाभार्थियों को पुनः इस योजना का लाभ मिल पाएगा? माननीय अध्यक्ष जी, 2022 से लेकर 2025-26 तक के सभी नंदा गौरा योजना आवेदकों को नंदा गौरा योजना का लाभ दे दिया गया है, तो विभाग के संज्ञान में कोई छूटा हुआ प्रस्ताव नहीं है। प्रश्न संख्या 12 श्री माननीय सदस्य हरीश सिंह धामी जी, नहीं है। प्रश्न संख्या 13 माननीय सदस्य श्री काजी मोहम्मद निजामुद्दीन जी, ठीक है। हाँ पूछिए, बिल्कुल पूछिए। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मेरा सवाल, मैंने पॉइंटेड सवाल पूछा है कि बीपीएल और एपीएल राशन कार्ड वर्तमान में क्यों नहीं बनाए जा रहे। मैंने पात्रता नहीं पूछी, और माननीय मंत्री जी आपने इनमें पात्रता बताई। मैंने आपसे पॉइंटेड सवाल पूछा कि क्यों नहीं बनाए जा रहे। कृपया अवगत कराइए क्यों नहीं बनाए जा रहे और कब तक बनाए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, तो वहीं उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण में चल रहे विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन एक खास पहल देखने को मिली। कैबिनेट मंत्री रितु खंडूरी भूषण ने सुबेर सोसाइटी के 9 बच्चों को विधानसभा की कार्यवाही दिखाने का मौका दिया। बच्चों ने नजदीक से देखा और प्रतिनिधि सदन में किस तरह जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चाएं करते हैं और फैसले लेते हैं। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि बच्चों को लोकतांत्रिक व्यवस्था से परिचित कराना जरूरी है ताकि वे जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बन सके। मैं एडवोकेट नवीन प्रकाश, अध्यक्ष सुबेर सोसाइटी गैरसैंण। जैसे कि आपको विदित करा दूं कि सुबेर सोसाइटी गैरसैंण क्षेत्र में रहने वाले माता पिता विहीन अनाथ बच्चों के लिए काम कर रही है। विगत 2.5 वर्ष से काम कर रही है, जिसमें कि इन बच्चों के लिए इनकी शिक्षा दीक्षा, इनके खान पान, इनकी हर भरण पोषण से संबंधित हर व्यवस्थाएं सुबेर सोसाइटी द्वारा की जाती है। और आज हमने माननीय विधानसभा अध्यक्ष रितु भूषण खंडूरी जी से पत्र के माध्यम से निवेदन किया था कि हम अपने माता पिता विहीन बच्चों को विधानसभा सत्र की कार्रवाई दिखाना चाहते थे, जिसमें कि उनके द्वारा हमें आमंत्रित किया गया और आज हमारे द्वारा यहाँ पे सभी बच्चों को लाकर विधानसभा की कार्रवाई दिखाई गई, जिसमें कि हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों ने पहली बार महसूस किया सामने से कि किस प्रकार से कार्रवाई चलती है, किस प्रकार से विधायक की सीटिंग होती है, किस प्रकार से प्रश्नकाल में सवाल पूछे जाते हैं। तो ये सभी कार्रवाई देखी, एक अच्छा अनुभव रहा और उम्मीद करता हूँ कि इस कार्रवाई का इन बच्चों के भविष्य पे सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो ये अनूठी पहल माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी द्वारा की गई, तो आप इसको किस ओर देखते हैं कि ये बच्चों के फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा, या आपकी संस्था जो रहती है जो ये कार्य करती है? आप जैसे देख रहे हैं सुबेर सोसाइटी के नवीन प्रकाश जो कि एडवोकेट हैं और बहुत सारे प्यारे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं। एडवोकेट नवीन प्रकाश ने एक बहुत ही सुंदर एनजीओ सुबेर करके खोला है, ये सुबह हो रही है, और इसमें उन्होंने ऐसे बच्चों की जिम्मेवारी ली है जिनके या तो दोनों माँ बाप नहीं हैं या एक या माँ या पिता नहीं है। वो उनकी देखभाल करते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं, ये देखने को सुनिश्चित करते हैं कि उनके घर में उनकी देखभाल ठीक से हो रही है। आप जैसे जानते हैं वात्सल्य योजना के तहत हमारी उत्तराखंड सरकार ने बच्चों को जो जिनके दोनों माँ बाप नहीं है 4000 पर मंथ देती है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन क्योंकि करना आसान नहीं होता है। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ सुबेर के नवीन प्रकाश को कि वो इतना सुंदर काम करे। उन्होंने पूरा डॉक्यूमेंटेशन किया और ऐसे बच्चों को लिंक किया इस बहुत ही अच्छी योजना से, सरकार की योजना से, जिससे बच्चे भी खुश हैं। और हम जो प्रयास जो सरकार का रहता है कि बच्चों तक पहुँचे और ऐसे बच्चों तक पहुँचे जिन्हें हमारी ज़रूरत है, वहाँ तक हम पहुँच पा रहे हैं। तो सुबेर फाउंडेशन को मैं बहुत सारी बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। तो वहीं उत्तराखंड बजट सत्र के दौरान विपक्ष के विधायक तमाम सवाल उठाए गए, जहां काजी निजामुद्दीन ने आरोप लगाया कि विधानसभा में बजट सत्र के नियमों का पालन नहीं हो रहा है। उनका कहना है कि विधानसभा की नियमावली की खुलेआम अनदेखी की जा रही है। वहीं रितु खंडूरी ने इन आरोपों को गलत बताया। उन्होंने कहा कि भराड़ीसैंण गैरसैंण में चल रही विधानसभा की हर कार्यवाही नियमों के अनुसार हो रही है। आपने जैसे देखा होगा कि इस चीज़ के मैंने वहाँ पे संज्ञान लिया
या एक तो आपसी बातचीत चलती है, फिर कुछ अफसरों के साथ कुछ विधायक बात करते थे। तो मैंने सभी सदस्यों से निवेदन किया कि अगर आपको अफसरों से बातचीत करनी है तो बाहर बहुत सुंदर लॉबी है, आप वहाँ जाकर बैठकर वहाँ बातचीत करें। मैम, एक बार बार हम हर सदन में देखते हैं कि संचालन नियमावली की हर बार बात उठती है, क्या वास्तव में नियमों का उल्लंघन हो रहा है क्या पूरे सेशन? देखिए, ऐसा है, कार्य मंत्रणा की बैठक तय करती है कि क्या कार्यसूची रहेगी, किस तरह का कार्य सदन में होगा। कार्य मंत्रणा की बैठक जब तय कर लेती है उसके बाद उसे मैं वहां पढ़ती हूं और उसके बाद सदन जो है वो तय करता है कि हम इस जो कार्य मंत्रणा में तय हुआ है उसको हम आगे लेकर जाएंगे कि नहीं। तो ये जो सदस्य होते हैं कार्य मंत्रणा में उनके द्वारा ये सूची बनाई जाती है। तो वहीं देहरादून में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की बजट बैठक हेमंत द्विवेदी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। आगामी यात्रा सत्र 2026-27 को ध्यान में रखते हुए लगभग 121 करोड़ रुपए से ज्यादा का अनुमानित बजट पारित किया गया। बैठक में बद्रीनाथ धाम के लिए करीब 57 करोड़ और केदारनाथ धाम के लिए 63 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। साथ ही दोनों धामों में गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक लगाने सहित कई अहम प्रस्ताव सर्व समिति से पारित किए गए। समिति ने कहा कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सरल और सुगम दर्शन व्यवस्था उपलब्ध कराना प्राथमिकता होगी। तो वहीं हरिद्वार के सिडकुल में पुलिस ने महादेवपुरम और रावली महदूद क्षेत्र में सत्यापन अभियान चलाया। अभियान के दौरान पुलिस ने कुल 407 लोगों का सत्यापन किया। वहीं किराएदारों का सत्यापन न कराने पर 50 मकान मालिकों पर कुल 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। अभियान के समय पूरे इलाके में उड़ने वाले यंत्र से निगरानी रखी गई और बाहरी राज्यों से आकर रह रहे लोगों का विवरण भी तैयार किया गया। सत्यापन के दौरान 20 लोग ऐसे मिले जो मौके पर वैध कागजात नहीं दिखा सके। वहीं पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। बने रहिए आरएन टीवी नेशनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।